मारियोपोल को रूस की मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर रखा है, एनसर्किल किया हुआ है। और मारियोपोल जो एक बड़ा शहर है यूक्रेन का, इसको फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेके आज तक इतनी भयंकर बमबारी रूस ने इस इलाके में की है, इस शहर को पूरा तहस-नहस कर दिया है। और इसमें तकरीबन 4 लाख लोग पहले रहा करते थे, ऐसा अनुमान है। लेकिन अभी जो वहाँ फंसे हुए लोग हैं वो 1.5-2 लाख लोग फंसे हुए हैं उसमें बुरी तरह। ना उनके पास पानी है, ना उनके पास रसद है, ना उनके पास दवाइयाँ हैं। बहुत बुरी तरह उनकी स्थिति है और ऐसे में उसको सीज कर रखा है रूस ने, और ना उसको पैसे दिया गया है लोगों को। लेकिन हालांकि रूस ने ये कहा इस समय कि मारियोपोल के लोगों को जाने के लिए हम पैसे देंगे अगर मारियोपोल का जो है सरेंडर हो जाए। तो आपको मैं बता दूं कि मारियोपोल जो है एजोव सी के किनारे, सी शोर के ऊपर स्थित एक सुंदर शहर है मारियोपोल। लेकिन आज जो इसकी हालत है वो सिर्फ एक खंडहर बन के रह गया है। ह्यूमन राइट्स के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको निकलने दिया जाए और उनके लिए एक सेफ़ कॉरिडोर बनाया जाए। रशिया भी एग्री करता है सेफ़ कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन फिर से उसने ये शर्त रखी है कि मारियोपोल सरेंडर करे तब हम कॉरिडोर बनाने देंगे, सेफ़ पैसेज देंगे, सिविलियंस को निकलने का रास्ता देंगे और बसें जो है वहाँ से उनको निकाल लेंगी। लेकिन मारियोपोल के जो मेयर है उसने मना कर दिया सरेंडर करने के लिए। और इसी तरह से जेलेंस्की ने, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के यूक्रेन के, उन्होंने भी मना कर दिया कि कोई सरेंडर नहीं होगा, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि बातचीत का रास्ता खुलने की संभावना है, क्योंकि रूस ने यही सिर्फ कहा है कि नेटो का सदस्य नहीं बनेगा अब, तो हमारी और कोई मांग नहीं है, ना ही हम जो है यूक्रेन पे कब्जा करना चाहते हैं। तो अभी तक जो है बातचीत की टेबल पे दोनों पहुँचे नहीं हैं। तीसरे चौथे देशों के लोग जो है बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी क्लियर नहीं है कि होना क्या है। रूस के मिलिट्री जनरल ने अल्टीमेटम दिया है कि सोमवार को सवेरे तक मारियोपोल को जो है सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो इसको नाश कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या कहता है, क्योंकि जेलेंस्की ने और यूक्रेन आर्मी ने मना कर दिया, वहाँ के मेयर ने मना कर दिया कि कहाँ अब बातचीत होती है वो देखेंगे। किस हिसाब से वो पता चलता है कि कल क्या होने वाला है, या चूँकि उनका टाइम हमसे पीछे है, यूरोप वाले हैं, तो सुबह तो वहाँ हो ही गई है। अभी पता चलेगा खबरों में कि इस समय मारियोपोल का क्या है। हालांकि बमबारी रोकी नहीं है रूस ने, और ज़बरदस्त बमबारी की है। और ख़ासकर जो आपने अभी देखा होगा हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी हैं, ताकि जो अंदर बंकर्स हैं या जो उनके साइलोज़ हैं जहाँ पे वो एम्यूनिशन, आर्म्स और गोला बारूद रखा हुआ, उसको ध्वस्त किया है उन्होंने। और इस शहर को खासकर कंपैरेटिवली खंडहर बना दिया है। अगर मेरा ख्याल ये है कि अगर इसके ऊपर कब्जा करना होता तो कोई भी देश इस तरह बुरी तरह खंडहर बना के उसका कब्जा करके उसको रिनोवेट करने के लिए हज़ारों लाखों रूबल जो है खर्च करता, तो ये तो जो बेवकूफ़ी की बात होगी। कब्जा करना नहीं था, लेकिन नुकसान पहुंचाना एक मकसद था। जहाँ तक जेलेंस्की के बयान का सवाल है, वो माइंड गेम तो शुरू से कर रहा है, वो एक्टर रहा हुआ है, माइंड गेम कर रहा है। आपने देखा होगा तरह तरह की बातें करता है, अपनी पब्लिक के लिए जो है उनके लिए अलग कहता है, जोश दिलाता है, फ़ौज को जोश दिलाता है कि लड़ते रहो, और उधर जो है नाटो को उकसाता है कि एयर स्पेस बंद करो या मुझे हथियार दो, और रूस को कहता है कि बातचीत करो, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगा, बिना शर्त बातचीत हो। तो इस तरह से वो जो 4 दिशाओं में अलग अलग बातचीत करके जो है ये माइंड गेम खेल रहा है जेलेंस्की, और अभी तक वहाँ डटा हुआ है। अगर कोई और होता तो शायद भाग जाता, लेकिन आज की जो परिस्थिति है जिसमें रूस ने इतनी बमबारी की है, शहरों को तहस-नहस किया है, मारियोपोल को घेर लिया है और सरेंडर करने के लिए कह रहा है, आज ये 26वां दिन है, अब 27वां दिन शुरू हो जाएगा कल से। तो देखना होगा कि ये माइंड गेम कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। हालांकि जेलेंस्की और पुतिन की डायरेक्टली बात नहीं हुई है, कभी अर्दोगन बीच में आता है, कभी फ्रेंच प्रेसिडेंट बात करता है, कभी और कोई बात करता है, लेकिन 1-to-1 कांटेक्ट अभी तक जो है वो नहीं हो पाया है। तो जिससे समस्या ये बनी की बनी है। जब पुतिन के क्या इरादे हैं वो पता चलेगा जब वो टेबल पर आएगा। लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया कि उसको कब्जा नहीं करना है, वो सिर्फ ये चाहता था कि नेटो कंट्री में शामिल ना हो, और नेटो जो है उसकी सरहद तक नाटो की सेनाएं वहाँ पर ना आ जाएं अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बनता तो ये माइंड गेम है, ये चलता रहेगा। और ये सच्चाई है कि वहाँ पे लाखों सिविलियन फंसे हुए हैं और देश की हालत बद से बदतर हो रही है। खाना पानी रसद राशन ख़त्म हो रहा है, दवाइयाँ नहीं हैं, सिविलियन कैजुअल्टीज़ भयंकर हो रही हैं। तो ये माइंड गेम जो है बहुत महंगा पड़ रहा है जेलेंस्की को और पुतिन को।
जो पुतिन भी अपने जनरलों को कहता है कि तैयार हो, उसके लिए तैयार हो, यहाँ अटैक करो, वहाँ अटैक करो, ये सब जो है माइंड गेम का ही हिस्सा है। लेकिन हासिल क्या है वो अभी तक किसी की समझ में नहीं आया कि जेलेंस्की ने क्या हासिल किया है इन 26 दिनों में और पुतिन ने क्या हासिल किया है। ये एक स्टेलमेट की स्थिति बनी हुई है कि एक मतलब स्टेलमेट, चेकमेट कह लीजिए उसको आप, कि यहाँ भी प्रेशर है, वहाँ भी प्रेशर, दोनों प्रेशर लगाए हुए हैं, लेकिन हल किसी को जो है इसका दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ तक न्यूक्लियर वॉर की बात की जा रही है कि पुतिन ने अपनी जनरल्स को बोल दिया है कि जो न्यूट्रल ड्रिल है उसको आप रिहर्स करें, उसकी तैयारी करें, तो ये एक तरह से धमकी है यूक्रेन को कि भाई अगर नहीं होता, कुछ सॉर्ट आउट होता है तो आप बातचीत की टेबल पे नहीं आते हैं तो जितना नुकसान हो उसके अलावा फिर जो है हमारे पास जो है विकल्प है कि हम जो है एटॉमिक बॉम्ब आपके ऊपर दागेंगे या मिसाइल छोड़ेंगे। तो ये एक मैं धमकी के रूप में देखता हूँ। हालांकि आपको पता है पुतिन फौजी है, पहले लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन और उसमें लड़ाई होगी, बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन इस आदमी ने लड़ाई तो कर ही दी और अटैक तो उसने कर ही दिया। तो अब आप देख लें कि 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई एटॉमिक किसी के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, और आजकल के जो एटॉमिक म्यूनिशंस हैं या हथियार हैं या बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो उनसे कई 100 गुना ज़्यादा घातक हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और छोटे से बम में जो है बहुत विनाशकारी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से उसके अंदर विनाश हो सकता है। तो देखा जाएगा, दुनिया लगी हुई है पीस ब्रोकिंग के लिए, मिलजुल के इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह जो है शांति स्थापित हो दोनों देशों के बीच में और दोनों देश जो है बातचीत की टेबल पर जाएं। और जहाँ तक मिलिट्री पार्लेंस में कहा जाता है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो एक डिटरेंस के रूप में काम करती है, मतलब डराने के लिए है कि भाई मेरे पास एटॉमिक बम है, जैसे कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान कहता रहता है मेरे पास बम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो एक डराने या धमकाने की बातचीत है, क्योंकि अगर उसके पास बम है तो हमारे पास भी है। ऐसा अगर यूक्रेन के पास है या नहीं पता नहीं चला अभी तक, लेकिन रूस तो जो है डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कंट्री है, तो धमकी दे रहा है। हो सकता है वो कभी गड़बड़ कर भी जाए, कोई पता नहीं, क्योंकि जो अभी तक लड़ाई हुई है 26 दिनों में उसमें क्या हासिल पुतिन को करना था, उसका क्या एम था, वो लिमिटेड था क्या था वो पता नहीं है, लेकिन उसने एम कहाँ तक अचीव किया 26 दिनों में ये भी पता नहीं चल रहा है। कैजुअलिटी हुई है, नुकसान हुआ है, उसको इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हैं, कितनी परेशानी में रूस पहुँचा है, तो उसकी वजह क्या, उसको क्या हासिल करना था जो इसके लिए इतनी बड़ी प्राइस उसने पे करी है। और यूक्रेन ने जो प्राइस पे करी अपनी अकड़ में कि हम नाटो में शामिल होंगे या नाटो के देशों के बहकावे में आ गया, जबकि उन्होंने साथ भी इसका नहीं दिया, तो ये पता चलेगा। और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रूस के पास है, ये एक धमकी हो सकती है, लेकिन कोई पता नहीं, एक 1% चांस है कि पुतिन का दिमाग अगर घूम गया जिस तरीके अभी लड़ाई कर रहा है तो हो सकता है कुछ कर भी दे, लेकिन 99% जो है ऐसी कोई संभावना बनती नहीं कि ये तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा या पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो हमारे रूस के हालात हैं, रूस को कम से कम 30-40 साल लगेंगे उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जो लड़ाई से पहले उसकी थी। हर जगह से उसने मात खाई है, सिर्फ तेल बेच के या भारत के साथ रूबल रुपये व्यवहार करके या और दूसरे मित्र देशों के साथ जो उसके हैं जैसे चीन है, तो सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं इसी युद्ध के अंदर। लेकिन एटॉमिक जो है वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसका चांसेस कम ही है। थैंक यू।